हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अ, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे थे। कल हमने केपी-केसी का रिलेशनशिप ड्राइव करा था और आई एम वेरी श्योर कि आपको समय लग गया होगा। आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करनी है। सबसे पहले जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है उसमें ये बताएँगे कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी है वो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड और इथाइल अल्कोहल है, एस्टरिक एसिड और इथाइल अल्कोहल है, ये रिएक्ट करके एस्टर और वाटर दे रहे हैं। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 4 है 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर केसी की वैल्यू 4 आई है और आपको कल बताया था कि ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो अगर केसी की वैल्यू 4 है 25 डिग्री सेल्सियस पे, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। इट डिपेंड yes, it depends upon temperature of the reaction, but it is independent of concentration of reactant. ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। तो ये लाइन मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये अच्छे से आपने एमसीक्यूज के लिए लर्न करनी है, ठीक है। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन, यानी केसी की वैल्यू डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। गॉट इट। ये हमारा पहला करेक्टरिस्टिक है। दूसरा करेक्टरिस्टिक है कि अगर ये जो रिएक्शन है इसको रिवर्स कर दें, ठीक है, रिवर्स कर दें, तो केसी की वैल्यू जो है 1/4 हो जाएगी, यानी कि ये भी इन्वर्स हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रिएक्टेंट बना दिया है सेकंड करेक्टरिस्टिक में, और जो रिएक्टेंट है उनको प्रोडक्ट्स की तरफ लिख दिया है। तो अब जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको केसी की बजाय के डैश सी लिख दिया है। दिस इज 1/Kc। तो केसी की वैल्यू इसी रिएक्शन के लिए 4 थी। अब चूंकि आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है तो नए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो इन्वर्स हो जाएगी। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर? ओके। सो लिखा हुआ है ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्स्ड। तो पहले अगर इस रिएक्शन की वैल्यू 4 थी तो इसको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट की तरफ लिखने से नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू केसी से इन्वर्स हो जाएगी, ठीक है। 4 की बजाय 1/4 हो गई। तो आई एम श्योर कि ये आपको पहले दो करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सो फार एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कंसर्न्ड। तीसरा है, अगर आप इक्वेशन को, जैसे ये इक्वेशन है जिसमें नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करके अमोनिया देते हैं, अगर आप इस इक्वेशन को डिवाइड करते हो किसी से किसी इंटीजर से 2 से डिवाइड करते हो, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसे के डैश लिख दिया, ये पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अंडर रूट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम दो रिएक्शन लिख लेते हैं। पहले एक नॉर्मल इक्वेशन लिख लेते हैं अमोनिया की, इसे बैलेंस कर लेते हैं, इसे इक्वेशन 1 लिख देते हैं। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया है तो इसकी स्टिचोमेट्री 2 है, तो इसको 2 रेज कर दिया, डिवाइडेड अपॉन रिएक्टेंट के साथ आपने डिवाइड कर दिया, तो इसकी स्टिचोमेट्री 1 है तो नहीं रेज किया कुछ, इसकी हाइड्रोजन की स्टिचोमेट्री 3 है तो 3 रेज कर दिया। गॉट इट। अब हम इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन 1 है, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड कर दिया, अब इसका के लिखते हैं और उस के की बजाय के डैश लिख देते हैं, ताकि रिएक्शन 1 के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो के हो जाए और रिएक्शन 2 के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो के डैश हो जाए।
तो ऊपर क्या लिखेंगे, अमोनिया की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, नीचे नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर हाफ रेज कर देंगे, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर 3/2 लिख देंगे। ठीक है। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि के डैश जो है अंडर रूट के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप किसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन है, 2HI मिल रहा है, तो अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो के स्क्वायर हो जाएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो के क्यूब हो जाएगा। यानी कि से ये एक इक्वेशन है, आपने इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो k की पावर रेज टू n हो जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट में भी हम बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि अगर आप किसी रिएक्शन को 2 स्टेप्स में लिखते हो, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दोनों स्टेप का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और कैटलिस्ट जो है वो डू नॉट चेंज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करता। क्लियर है बच्चा? तो शॉर्टकट ही आपको याद करना चाहिए। अगर इक्वेशन को रिवर्स करें, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1/k हो जाएगा। अगर किसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अंडर रूट के इक्वल हो जाएगा। अगर किसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करें, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का स्क्वायर हो जाएगा। अगर रिएक्शन को 2 स्टेप्स में डिवाइड करें, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 2 स्टेप्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। 2 स्टेप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे एमसीक्यूज में कैसे क्वेश्चन आता है कि वो रिएक्शन दे देते हैं और उसको फिर अगले स्टेप में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो पूछते हैं कि नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे होगा, वो अंडर रूट के इक्वल हो जाएगा। तो ये थे करैक्टरिस्टिक्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ये मैंने शॉर्टकट भी लिख दिया है, आपको शॉर्टकट याद कर लेना चाहिए। और सिक्स्थ, कैटलिस्ट डू नॉट चेंज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। और पहला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का करैक्टरिस्टिक था वो ये था कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमेशा कांस्टेंट रहती है। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, बट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। पहला और छठवां आप याद कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा जो है, पांचवा, वो आप यहाँ से शॉर्टकट से कर सकते हैं। मेरे पास सारा काम आज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ही है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में मुझे आगे बताना है कि व्हाट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या है। के की वैल्यू जो है तब तक नहीं चेंज होती जब तक टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए के की वैल्यू इंक्रीज करती है जब टेम्परेचर को आप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। आपको पता है ना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन को बाहर से हीट की ज़रूरत होती है। तो जब टेम्परेचर आप बाहर से प्रोवाइड करेंगे, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो के एफ विल इंक्रीज मोर देन के बी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है और उसको हीट चाहिए। तो वेलोसिटी कांस्टेंट बताया था के एफ होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में के एफ इंक्रीज करता है।
केबी के कंपैरेटिवली। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो के की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी एंड वाइस वर्सा। एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन के लिए उलट हो जाएगा। एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन की से हीट रिलीज़ होती है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू ज़ीरो है, यानी कि ना हीट रिलीज़ हो रही है ना अब्जॉर्ब हो रही है, तो टेम्परेचर हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैंने ये पॉइंट्स में बना के लिखा है। तो बुक्स में तो पैराग्राफ्स बने होते हैं बड़े बड़े, तो उनको पढ़ने में और याद करने में तकलीफ़ होती है। तो ये एक आपको शॉर्टकट टिप्स मिल जाते हैं, ठीक है? और इसमें कंटेंट्स भी सारे कवर हो जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रिया जो है वो उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। पहले तो होमोजेनियस इक्विलिब्रिया होता है। होमोजेनियस इक्विलिब्रिया जो है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो हैं वो एक ही फेज़ में होते हैं, सारे सॉलिड, सारे लिक्विड, सारे गैसेस। तो मैं पहले एग्जांपल वो दे रहा हूँ जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो गैसेस हैं और इनके नंबर ऑफ मोल भी सेम है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जो हैं वो 2 हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट वो भी 2 हैं, ठीक है? और ये सारे गैसेस भी हैं। तो ये लिखा भी हुआ है कि ये सारे एक ही फेज़ में होने चाहिए, गैसेस, लिक्विड या सॉलिड। और इनके जो नंबर ऑफ मोल हैं प्रोडक्ट के और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट हैं वो भी सेम है। आगे बी जो मैंने लिया है उसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जो है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल तो नहीं है, लेकिन गैसियस फॉर्म में है। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट में अमोनिया गैस है, ये प्रोडक्ट है। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, ये सारे गैसियस फॉर्म में हैं। अब यू गॉट इट। इस तरह के इक्विलिब्रिया को हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस इक्विलिब्रिया कहते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये पता चल गया होगा कि होमोजेनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है। तो लिक्विड फेज में भी हो सकते हैं। सी मैंने इसकी एग्जांपल दी है, वो सारे गैसियस फॉर्म वाले थे। एसिटिक एसिड एक्वस फॉर्म में है तो ये लिक्विड हो गया। अल्कोहल लिक्विड है, एस्टर लिक्विड है, वाटर तो होता ही लिक्विड है। तो ये सारे लिक्विड फेज में हैं। तो ये होमोजेनस इक्विलिब्रिया हो गया। आगे मेरे पास हीट्रोजेनस इक्विलिब्रिया है। हीट्रोजेनस इक्विलिब्रिया डेफिनेटली इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो सेम फेज़ में नहीं होते। जैसे ये एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट की, ये सॉलिड फॉर्म में है। कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है? गैस है। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे आर नॉट इन द सेम फेज़। आयरन सॉलिड है रिएक्टेंट में, अगली एग्जांपल में वाटर गैस में है, यानी कि ये स्टीम है एक्चुअली। फिर हमारे पास मैग्नेटिक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में है। तीसरी एग्जांपल में कार्बन सॉलिड में है, वाटर स्टीम की फॉर्म में है और आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन यानी कि इनका सम मिल रहा है, टोटलिटी में टुगेदर मिल रहे हैं, इनको वाटर गैस कहते हैं टोटलिटी में। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की जो कॉम्पोजिशन है एक पर्टिकुलर रेशियो में, इसको वाटर गैस कहा जाता है। गॉट इट? ये हम हाइड्रोजन के चैप्टर में पढ़ेंगे वाटर गैस क्या होता है। ओके। आगे मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को केसी और केपी की फॉर्म में लिखना है। पहले मैं होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में लिखने जा रहा हूँ। ये मेरे पास, मैं दोबारा से बता देता हूँ। मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी और केपी की फॉर्म में इस रिएक्शन के एक्सप्रेशन को लिखना है। तो मेरे पास पहली एग्जांपल है
हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस के साथ रिएक्ट करके 2 हाइड्रोजन आयोडाइड गैस दे रही है। केसी की फॉर्म में लिखना है तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। HI की पावर को रेज करना है 2 और हाइड्रोजन गैस देन आयोडीन गैस। फिर केपी की फॉर्म में लिखना है। केपी की फॉर्म में लिखना है तो ये वैसे ये जो 2 है ये सबके लिए है, हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए है, ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट इसलिए नहीं डाली कि ऊपर भी ब्रैकेट है तो आपको गलती ना लग जाए। तो ये 2 जो है इस पूरे के लिए है, ठीक है। तो केपी की फॉर्म में लिखना है तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट को हटा देना है। कल हमने केपी केसी का रिलेशनशिप भी किया था तो आपने इस स्क्वायर ब्रैकेट को हटा देना है। पी एच आई पावर रेज करनी है 2 अपॉन रेक्टेंट पी एच टू मल्टीप्लाई बाय पी आई टू। पी स्टैंड फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अब गैस लिखने की ज़रूरत नहीं बिकॉज पी स्टैंड फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। तो आई एम श्योर कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल आपको क्लियर है। सेकंड एग्जाम्पल पे चले जाते हैं। डाइनाइट्रोजन टेट्राक्साइड गैस हमें 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे रही है। केसी की फॉर्म में लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट डालनी है, ठीक है। तो NO2 की पावर को 2 रेज करना है मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर और डिवाइड कर देना है रेक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ। इसकी स्टिचोमेट्री 1 है तो इसको रेज नहीं किया। केपी की फॉर्म में लिखना है तो फिर पी के साथ लिखिए PnO2 और इसकी पावर को 2 रेज कर देना है फिर अपॉन PN2O4, ठीक है। सिंपल तो है, बहुत ही सिंपल है बल्कि मैं तो कहूँगा। आगे अगली एग्जाम्पल भी ऐसे ही है, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया दे रहे हैं तो उसको केसी और केपी की फॉर्म में लिखना है। केसी की फॉर्म में लिखोगे तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन और अमोनिया की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उसको 2 से रेज कर देना है अपॉन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। और केपी की फॉर्म में जो है आपने पी के साथ लिखना है। ऐसे ही फिर ये है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है आजकल इसको एक्टिव मास कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है कि एक्टिव मास या मोलर कॉन्सेंट्रेशन प्योर सॉलिड, अभी तक आया नहीं सॉलिड वाला, एक्टिव मास या मोलर कॉन्सेंट्रेशन प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड के लिए कांस्टेंट होती है, 1 के इक्वल होती है। क्यों होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन प्योर सॉलिड के लिए यूनिटी है, 1 है, प्योर लिक्विड के लिए भी 1 है। तो इसका रीज़न मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नो डाउट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कभी कहा नहीं जाएगा पर आपको पता होना चाहिए। मोलर कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स मोल पर लीटर होते हैं। मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? मोल ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। अब मोल क्या होते हैं? ये जो मोल हैं ये मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ये मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे पुट कर दिया अपॉन वॉल्यूम आ गया। आगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम कर दीजिए मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ये मॉलिक्यूलर मास नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर दीजिए। मास अपॉन वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? डेंसिटी के इक्वल होता है। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी तो नहीं चेंज होती, ना ही उनका मॉलिक्यूलर मास चेंज होता है। और जो प्योर लिक्विड होते हैं उनकी भी डेंसिटी कांस्टेंट होती है और मॉलिक्यूलर मास भी कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब प्योर सॉलिड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन और प्योर लिक्विड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी के इक्वल होगी। तो इसलिए जब भी केपी और केसी के रिलेशनशिप आएंगे तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड आएंगे तो हमने उनको छोड़ देना है क्योंकि वो किसके इक्वल हैं? 1 के इक्वल है। क्लियर है बेटा? मैं ये आपको
करके बताता हूँ कि कैसे इसको यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ इट एग्जैक्टली। तो लेट अस सी हाउ टू यूज़ इट। मेरे पास फिफ्थ एग्जाम्पल है, ये मैंने फोर्थ एग्जाम्पल से छोड़ा था। फोर्थ, फिर नोट आ गया था ना, नोट पढ़ाने लग पड़ा था। तो अभी फोर्थ तक जो एग्जाम्पल्स आई थी वो सारी गैस या लिक्विड वाली आई थी, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम वाली आई थी। उसमें कोई प्योर लिक्विड नहीं आया था, कोई सॉलिड नहीं आया था। अब मैं फिफ्थ एग्जाम्पल पे आ गया हूँ। फिफ्थ एग्जाम्पल में मेरे पास फेरिक आयन और हमारे पास SCN नेगेटिव, और हमारे पास ये प्रोडक्ट है। तो केसी की टर्म में लिखा हुआ है, केपी की फॉर्म में डिलिबरेटली नहीं लिखा हुआ, बिकॉज ये सारे एक्वस हैं, तो इसको गैस की फॉर्म नहीं है, तो इसका प्रेशर भी नहीं होगा, तो केपी की फॉर्म में नहीं लिखा। आगे भी ऐसे ही है। तो लेकिन यहाँ पे एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एस्टर और वाटर दे रहा है, पर ये वाटर प्रोडक्ट है और ये एक्सेस में नहीं है। यहाँ पे नोट है, इन दिस रिएक्शन नो लिक्विड इज प्रेजेंट इन एक्सेस। तो किसी को भी वन के इक्वल नहीं करना। तो केसी इसका ऐसे ही आएगा जैसे पहले आ रहा था, ऊपर प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन जो सेवन्थ एग्जाम्पल मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, सेवन्थ एग्जाम्पल में अमोनिया एक्वस वाटर लिक्विड, ये सॉल्वेंट है और इसको एक्सेस में लिया गया है। अब इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को आपको वन के इक्वल लेना है। इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज इक्वल टू यूनिटी, मतलब वन। तो जब इसका केसी लिखेंगे, ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन लिख दी मोलर, हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिख दी, डिवाइडेड बाय अमोनिया की लिख दी। वाटर हमने छोड़ दिया ना, क्योंकि अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व किया था। हाँ, अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व किया था। वाटर सॉल्वेंट है, solvent is taken in large excess, and whenever water is taken in large excess, its molar concentration has to be equal to 1. So नीचे हमने नहीं लेना, तो यहाँ पे हम कहेंगे water liquid is pure liquid which is equal to 1. Water is not taken here. Got it? Here it was taken because it was a product which was obtained in the small quantity. Here in the equation number 7, water is taken as a reactant in the form of solvent in which ammonia is dissolved, and water is taken in large excess. Whenever water is taken in large excess, its molar concentration is gonna equal to be 1 unity. I'm sure this is clear to you guys. Clear? I'll take up one more example. ये हीट्रोजेनस इक्विलिब्रियम के लिए है। कैल्शियम कार्बोनेट डिसोशिएट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। ये सॉलिड है प्रोडक्ट में, ये भी सॉलिड है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि सॉलिड है, इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। ये तो गया। तो केसी की फॉर्म में लिखना है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। केपी की फॉर्म में लिखना है तो विल राइट PCO2। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सॉलिड्स आ गए हैं। ऐसे ही ये है नेक्स्ट एग्जाम्पल, आयरन सॉलिड है, वाटर गैस की फॉर्म में है।
Fe3O4 सॉलिड की फॉर्म में है। ये भी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? मोलर कॉन्सेंट्रेशन इसकी यूनिटी हो जाएगी। इसकी भी इसकी भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के इक्वल हो जाएगी। दोनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब कि जब हम इसका केपी केसी का रिलेशनशिप लिखेंगे, केपी और केसी की टर्म में इसको लिखेंगे, तो हमारे पास ये सॉलिड, आयरन सॉलिड और Fe3O4 सॉलिड, ये तो 1 के इक्वल ही हो गए। तो अब हमने केसी की टर्म में लिखना है। प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं, हाइड्रोजन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर 4 रेज कर दी, डिवाइडेड अपॉन वाटर गैस। ये स्टीम है, लिक्विड नहीं है। अगर लिक्विड होता तो मे बी हम इसको भी 1 ले लेते, इसकी पावर भी 1 ले ली। अब चूंकि ये दोनों गैस हैं तो इनको केपी की टर्म में भी लिखा जा सकता है। पी हाइड्रोजन, पावर को 4 रेज कर दिया, डिवाइडेड अपॉन पी वाटर, पावर को 4 रेज कर दिया। अच्छा, लास्ट एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू टेक टू। वाटर लिक्विड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वाटर गैस. Water is taken as a pure liquid, pure solvent. By convention, pure liquid has to be equal to 1. ये तो 1 रह जाएगा, सिर्फ यही बचा। सो Kc is equal to molar concentration of water gas and Kp is equal to P, यानी कि partial pressure of water gas. I'm sure the lecture is very clear to you, and I'll not say in case you have any problem, please call back, because you don't call back now. So, in case you still, if you feel that you wanted to ask something, you can definitely call me after 6:30 in the evening, 7:30 in the evening, or 8:30 in the evening till 10:30. हाँ, तो 10:30 तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो इतने टाइम में तो कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। बाकी मुझे लगता है कि मैं बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको करवा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल है। अब मैं बस एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि जो पिछला चैप्टर करवाया है उसके टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है? तो इस वीक में वो टेस्ट हो जाएगा। गॉट इट बच्चा? So, thank you very much. We call it a day. Love you all. Have a nice day.